Plastic surgery is basically a concept where we are trying to restore either the form or function or the aesthetic or the normal look or both or all three of them in varying degrees depending upon case to case. So it's been derived from the Greek word plastikos, which basically means to mold the tissue into different requirements. Cosmetic surgery is an extension of plastic surgery, and so whenever the form or the appearance takes precedence over function and we are trying to enhance the appearance of a person which is more than his normal appearance, then that sort of technically is called cosmetic surgery. Essentially it is an extension of plastic surgery, is based on plastic surgery principles and is also derived from plastic surgery procedures as well as principles. Last 5 years, I think media awareness and the globalization of every normal common person with the availability of internet and availability of TV channels and media has increased the awareness and the aspirations and expectations of normal people. When we are able to provide better technology as well as better anesthesia which takes care of the normal discomforts of undergoing these procedures, the acceptability has become better. और ये सो अवेयरनेस ज़्यादा है और रीच बढ़ गई है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है, बोथ वेज द प्रोसीजर्स थोड़े सस्ते हो गए हैं और पेशेंट्स की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है, और ये दोनों रीजंस की वजह से, एनेस्थीसिया की वजह से और नई नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से इसकी जो व्हाट वी कॉल एज जो रिकवरी पीरियड है या लेस पेन एंड मोर गेन वाला जो प्रिंसिपल वो सॉल्व हो रहा है, इसलिए बढ़ गए. गायनोकोमेस्टिया इज़ ये मेल चेस्ट बढ़ने को कहते हैं. नॉर्मली प्यूबर्टी के बाद मेल की चेस्ट डेवलप नहीं होती जैसे कि फीमेल्स में होती है, लेकिन अगर किसी वजह से ये मेल्स में भी डेवलप हो जाए तो इसको हम लोग गायनोकोमेस्टिया कहते हैं बेसिकली, कि ब्रेस्ट लाइक टिश्यू इन मेल्स. तो इसकी वजह अलग अलग हैं, मोस्टली ये हार्मोन डिपेंडेंट होती है, हमें इनकी वजह एग्जैक्ट कारण नहीं पता चलता. लेकिन आजकल क्योंकि लोग जिम बहुत जा रहे हैं और जिम के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और उसमें कई कई तरह के हार्मोन्स और दूसरे प्रोडक्टिव केमिकल्स उन्होंने डाले हुए हैं, उसकी वजह से इसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. और क्योंकि अगेन फैशन का ट्रेंड है और आउटगोइंग लोग हो गए, पीपल हैव बिकम मोर कॉन्शियस आल्सो. सो ट्रेंड इसकी प्रेवलेंस बढ़ गई है, लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सामने आ रही है. प्रिवेंट तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इस तरह के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं या जो मेडिसिन हैं या हम लोगों का जो खाना है, फास्ट फूड है, इस तरह को हम लोग अवॉइड करें जिसमें कि ये सारे प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसकी वजह से जो हमको ये टिश्यूज़ पे इफ़ेक्ट आता है वो चीज़ अवॉइड की जाए. प्लस एज़ फार एज ट्रीटमेंट इज़ कंसर्न, इसका ट्रीटमेंट इज़ फेयरली ईजी, डिपेंड करता है केस टू केस, बट आजकल मोस्टली लाइपोसक्शन के द्वारा इसको करेक्शन करने की कोशिश की जाती है, जिसमें बहुत ही छोटे कट्स आते हैं जो नज़र नहीं आते, उसी के ज़रिए हम लोग इसको करेक्शन कर देते हैं. लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको ऑपरेशन के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है. मेल्स में गायनोकोमेस्टिया करेक्शन इज़ डेफिनेटली वन. हेयर रिप्लेसमेंट और हेयर थेरेपी या ट्रीटमेंट फॉर प्रीमेच्योर हेयर फॉल, अर्ली हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, इसके लिए ये काफ़ी कॉमन हो गए हैं. नोज़ करेक्शन काफ़ी कॉमन हो गया है. बोटॉक्स और फिलर्स भी अब काफ़ी कॉमन होते जा रहे हैं. इसके साथ साथ बॉडी करेक्शंस हैं और काफ़ी हद तक तो लोग उसमें बॉडी स्कल्पटिंग में भी चले गए, जिससे कि हमें एक वेट लिफ्टर की लुक देखने को मिलती है. मेल्स में ये प्रोसीजर्स अभी काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं. फीमेल्स में ट्रेडिशनली लाइपोसक्शन सर्जरी है, ब्रेस्ट सर्जरी है. ब्रेस्ट सर्जरी में दोनों ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और ब्रेस्ट रिडक्शन दोनों आ जाते हैं. एब्डोमिनोप्लास्टी आ जाती है, राइनोप्लास्टी जो नाक का करेक्शन है, प्लस हमारा बाकी फेशियल इम्प्रूवमेंट्स हैं, लिप इम्प्रूवमेंट है, स्माइल इम्प्रूवमेंट है. इस तरह के प्रोसीजर्स जो ट्रेडिशनली चलते आ रही हैं काफ़ी.
बेरियाट्रिक प्रोसीजर इज़ बेसिकली डन विच इज़ जो स्टमक को छोटा करने की प्रोसीजर होती है। ये एक तरह से दूरबीन के रास्ते, ये लैप्रोस्कोपिकली जो हमारे जनरल सर्जन्स या बेरियाट्रिक सर्जन्स हैं वो करते हैं। पेट स्टमक की कैपेसिटी कम कर देने से कुछ बॉडी के अंदर ऐसी चेंजेस आती हैं, जो कुछ हार्मोन्स इस तरह के बढ़ जाते हैं और कुछ हार्मोन्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस का जो प्रोसीजर है या प्रोसेस है वो एक तरफ बहुत एक्सेलरेट कर जाता है। तो 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो वज़न लूज़ करना ये उससे पॉसिबल हो जाता है। दैट इज़ बेरियाट्रिक सर्जरी। लाइपोसक्शन इज़ फॉर फिगर करेक्शन। लाइपोसक्शन सिर्फ फिगर करेक्शन के लिए हम लोग उसको ट्रेडिशनली मानते आए हैं। वेट रिडक्शन के लिए हम लोग लाइपोसक्शन नहीं सजेस्ट करते। कोई भी सर्जिकल प्रोसेस अगर हम लोग अंडरटेक करने की सोच रहे हैं, उसमें दो चीज़ ध्यान रखने वाली बहुत सिंपल वाली ये हैं कि सर्जरी का रोल बॉडी के फाइनल रिज़ल्ट मिलने के लिए सिर्फ 30 या 40% कंट्रीब्यूट करता है। बाकी 60 या 70% जो रिज़ल्ट में कंट्रीब्यूशन है वो आपकी बॉडी के अपने हीलिंग प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करता है, और ये हीलिंग प्रोसेसेस आपकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं, और हेल्थ आपका लाइफस्टाइल और हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारा रिकवरी प्रोसेस अच्छा होगा और सर्जरी का रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। ये दो चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हेल्थ के लिए ध्यान रखना वो बहुत ज़्यादा अहमियत की बात है। ये एक ही थैली के दोनों बेसिकली स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिसमें कि हम लोग फेस की टिश्यूज़ जो एज के साथ ढलक जाती हैं उनको वापस अपनी पोजीशन में डालने की कोशिश करते हैं। आई थिंक कुछ हद तक ये डिग्री ऑफ चेंज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी इशू कम है और अगर आप जल्दी ये वाला ट्रीटमेंट कराना चाहें, उस केस में थ्रेड लिफ्ट काम कर जाता है, जिससे कि आपको 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक रिलीफ मिल जाएगी करने में। क्योंकि ये बहुत आसान है, इसलिए इसका और रिकवरी पीरियड बहुत फास्ट है, इसलिए थोड़ा करने में जो गेन है उससे आपका जो टाइम पीरियड है वो जल्दी निकल जाता है। और जैसे जैसे ये प्रॉब्लम करेक्ट होनी बंद हो जाए या आपकी जो ढलकने वाली जो चेंजेस हैं वो 1 डिग्री के बियॉन्ड ज़्यादा बढ़ जाएं, उस केस में फिर फेसलिफ्ट करने में ज़्यादा फ़ायदा है। सो कायदे से देखा जाए तो फेसलिफ्ट थोड़े से एल्डरली लोगों के लिए है और थ्रेड लिफ्ट यंगर एज ग्रुप में काम आता है।